को स्ट्रेच कर रहा हूँ तो ये ओवरऑल स्ट्रेच कर रहा है। और अगर आपका डिज़ाइन कुछ ऐसा हुआ तब क्या करोगे? मैं यहाँ पर बात क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कैड ब्लॉक्स को मॉडिफाई करके ब्लॉक्स बनाने की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि एक्चुअली काम करने का प्रोसेस होता है कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट मॉडर्न सिंपल मॉडर्न डिज़ाइन होने चाहिए। फिर आपने एक क्वेश्चन करा कि इसमें तो बहुत टाइम जाएगा। टाइम तो देखिए 5 साल आर्किटेक्चर सीखने में भी जाता है। यस सर, ठीक है सर, थैंक यू। 3 साल का डिप्लोमा करते हैं उसमें भी हमारा टाइम जाता है, 4 साल बीटेक में भी जाता है। हाँ। तो अगर हम यस यहाँ सर। पर 1 महीना इसमें कर लेंगे तो इसमें टाइम वेस्ट होगा। बल्कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रोफेशनल के लिए उसके पास उसकी खुद की लाइब्रेरी अगर नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। काम तो एक हाई स्कूल इंटर एक ग्रेजुएशन पास वाला भी इंटीरियर डिज़ाइन करता है। देखिए बिल्कुल सिंपल वे में बताऊं तो अगर हम उसी स्टेप को फॉलो कर रहे हैं तो हम भी उसी की लाइन में ही हैं। भला हम अपने 10 साल का टैग लगा दें लेकिन हम भी उसी की लाइन में ही इंक्लूड रहेंगे। तब तक आप में कुछ डिफरेंट नहीं है क्रिएटिविटी या आपके ड्राइंग्स अगर डिफरेंट नहीं है तो, यस सर। राइट। यस सर। तो यहाँ पर डिज़ाइंस कैट ब्लॉक की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा कहने का मतलब क्या है कि पहले तो अभी ड्राइंग्स में हम नॉर्मल दे रहे हैं, लेकिन दूसरा आपको एक्चुअल में करना क्या है कि जो नॉर्मल जो डिज़ाइन होते हैं अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये बेड साइड टेबल है। एग्जाम्पल अगर ये चूज़ कर ली गई, चलो मेरे पास डिज़ाइन नहीं है, मैंने मान लिया मेरे पास ये डिज़ाइन नहीं है, कैट ब्लॉक्स नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसका टॉप व्यू तो डिज़ाइन करना ही पड़ेगा। अगर हम आर्किटेक्चर में इसको डिज़ाइन नहीं करेंगे तो फिर इंटीरियर में क्या करोगे? ये फ्रंट पार्ट किसका दिखाओगे? होगा तो हमारा उसी ड्राइंग के बेसिस पे ना। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन धीरे धीरे अपने कैट ब्लॉक्स बनाते हुए चलो, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये सभी लोगों को हम एक सजेशन देंगे। धीरे धीरे अपने कैट ब्लॉक्स अच्छे से डेकोरेट करके उनको मेंशन करते हुए चलना, ठीक है। तो फर्नीचर लेआउट में 2 बातें हो गई। एक तो हो गया हमारा ये वाला पार्ट बहुत सिंपल वे में ड्राइंग्स में इंक्लूड करना, और दूसरा हमारा हो गया कि हम ड्राइंग्स को थोड़ा सा डेकोरेट कर सकते। अब आपके ऊपर है आप कौन सा देना चाहते हो, आप सिंपल देना चाहते हो या आप डेकोरेटिव देना चाहते हो, आप क्या करोगे ड्राइंग्स में। बट फर्नीचर लेआउट बहुत परफेक्टली होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, नंबर 1 पॉइंट। अब फर्नीचर लेआउट से एक चीज़ क्लियर हो जाती है, हमारी वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्लियर हो गया, और दूसरा ये क्लियर हो गया कि जब कोई इंटीरियर डिज़ाइन करा जाता है, कोई भी पर्सन जब डिज़ाइन करता है 3D सॉफ्टवेयर पे, तो उसको आइडिया मिल जाता है किसकी? कैट ड्राइंग की बेसिस पे, कितना स्पेस, लेफ्ट राइट, साइजेस ऑफ फर्नीचर्स, ओके। तो वो जो डिज़ाइनिंग करता है 3D की, वो स्पेस प्लानिंग से ही उसको हेल्प मिलती है। एक पॉजिटिव, एक प्लस पॉइंट ये भी है इसका, ये भी ध्यान रखना है इस बात का। अब नंबर 2 पॉइंट आता है, क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि ड्राइंग हमारी थोड़ी सी और इजी हो जाए रीड करने में? इंटीरियर डिज़ाइनिंग में डिप्लोमा में या मास्टर्स में या फिर कोई भी कोर्स होता है 1 साल का 6 महीने का, उसमें क्या होता है, एक टॉपिक होता है मूड बोर्ड डिज़ाइन। यहाँ पर दिया होता है इंटीरियर मूड बोर्ड डिज़ाइन। मूड बोर्ड डिज़ाइन एक्चुअली इंटीरियर वालों को ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। मूड बोर्ड डिज़ाइन का मतलब यहाँ पर क्या होता है? मूड बोर्ड डिज़ाइन का मतलब होता है कि हम एक स्पेसिफिक एरिया की कंप्लीट डिटेल्स वहाँ पर इंक्लूड कर देते हैं, हर हम बता देते हैं कि हम ड्राइंग्स में क्या क्या दे रहे हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ तो शायद थोड़ा सा समझ में आएगा। जिनको नहीं पता है मूड बोर्ड के बारे में उनको भी थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। मूड बोर्ड एग्जांपल, हमारे पास कोई रूम है और उस रूम में हम क्या फर्नीचर आइटम दे रहे हैं और क्या उसका मटेरियल है, वो सारी चीज़ें। एग्जांपल लो, एक बेडरूम में हमने बेड दिया, वो बेड हमारा कैसा दिखता है? रेफरेंस। वहाँ पर हमारे पास टेबल है, समझ में नहीं आ रहा है, रेफरेंस। प्लांट हमने दिए हैं, रेफरेंस। मेरे पास सोफ़ा,
सिटिंग एरिया दिया है, रेफरेंस, वहाँ पर एक चेयर भी दी है लाइक स्टडी यूनिट के साथ, रेफरेंस। हमारे पास वॉल है, वॉल का मटेरियल, मटेरियल रेफरेंस। मतलब कि उस 2D को हमने एक 3D व्यू के साथ, 3D ऑब्जेक्ट के साथ वहाँ पर बता दिया कि ये रहा आपकी डिटेल्स, और हर पार्ट वहाँ पर हमने इंक्लूड कर दिया। तो उससे क्या हो गया, ड्राइंग को रीड करने में उसकी ओवरऑल डिटेल्स, उसकी फर्नीचर्स की डिटेल, सारी चीज़ें उसकी वहाँ पर मिल गई। और हम थोड़ा सा और एक बार एक्सप्लेन करेंगे बहुत सिंपल वे में। एग्जांपल लो, ये मेरा एक बेडरूम है, ठीक है। अब ये बेडरूम हमारा कैसा दिखता है, रेफरेंस बेड। उस बेडरूम में मैंने एक लाइट दी है, शैंडलियर, कैसी है। वहाँ पर हमारे पास बेड बेंच है, कैसा दिखता है, साइड टेबल, लैम्प एंड कारपेट टेक्सचर्स। तो अब इस डिटेल्स को नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं, एक कॉमन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में होता है, वो होता है फोटोशॉप। बी आर्क में और इंटीरियर डिज़ाइनिंग में ये दो ऐसी फील्ड है जिसमें कॉमन सॉफ्टवेयर होता है फोटोशॉप, रेंडरिंग के पर्पज़ से और एडिटिंग के पर्पज़ से। तो 90% जो भी मूड बोर्ड डिज़ाइन होते हैं वो फोटोशॉप पे होते हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आते हैं कि सर अगर फोटोशॉप पे होते हैं तो फिर हम इसको इसमें कैसे करेंगे क्रिएट, इसमें हम कैसे बनाएंगे इसको, तो इस पे काम कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे लिए भी 2D इंपॉर्टेंट है। अभी हम फोटोशॉप हमें नहीं आता है, हम फोटोशॉप पे भी नहीं काम करना चाहते हैं, हम ओवरऑल डिटेल्स कैड में दे रहे हैं, हम सारी डिटेल्स कैड में दे रहे हैं, तो क्यों ना हम कैड में उस चीज़ को इंक्लूड करें। पहले हम कैड पे काम करें, फिर उस फाइल को हम फोटोशॉप पे ले जाएं, फोटोशॉप पे रेंडरिंग करें, टेक्सचर्स लगाएं, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो गया। तो हम उस डिटेल्स को यहाँ पर इंक्लूड करते हैं मूड बोर्ड के साथ। प्रोसेस क्या होता है उसको समझना पहले। सबसे पहले तो हम ड्राइंग को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हम अलग डिटेल्स पे काम कर रहे हैं। नंबर 1 पॉइंट, हमारे पास जितनी भी एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं हम उन सारी डिटेल्स को यहाँ से रिमूव कर देंगे, इनका कोई भी यूज़ नहीं है। हमेशा मैं बोलता चला आ रहा हूँ कि जिस पार्ट पे वर्क करना है उसको रखो, बाकी को हटा दो। डायमेंशंस और ये सेक्शंस के सिंबल्स भी हम यहाँ पर सेलेक्ट सिमिलर करके, और हम सबको क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। बाकी पार्ट भी सिलेक्ट हो गया है तो शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करना और डिलीट कर देना। ये शॉर्ट सेक्शन का भी हम यूज़ नहीं लेंगे, ठीक है। बाकी फर्नीचर्स वगैरह हमारे ड्राइंग्स में रहेंगे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अभी वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब दूसरा पॉइंट, अब आपको एक्सप्लेन ये करना है, आपको एक्सप्लेन क्या करना है कि किस बारे में डिटेल दे रहे हो। मैं बेड को यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, मेरे पास साइड टेबल्स हैं, मेरे पास वार्डरोब की डिटेल्स होगी, हम वहाँ पर इंक्लूड करेंगे। मेरे पास टीवी यूनिट है, WC हम वहाँ पर देंगे डिटेल्स में। मेरे पास वैनिटी की डिटेल्स है। हम हर एक पार्ट को सिस्टमेटिक में, हमारे पास डाइनिंग टेबल है, सोफ़े की डिटेल है, ठीक है, सेंटर टेबल हम यहाँ पर देंगे, टीवी यूनिट की डिटेल्स हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हमने प्रॉपर वे में दे दी, मार्किंग कर दी मैंने ओवरऑल। दूसरा ये कि हम एक डॉट का सिंबल लगाएंगे। डॉट आप बनाओगे, उसको आप GD एंटर करोगे और ब्लैक कलर से फिल करोगे। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद क्लोज करोगे। देख लेना साइज़ ज़्यादा बड़ा ना हो, उसको ग्रुप में कर लेना, क्योंकि बहुत सिस्टमेटिक वे में चीज़ों को दिया जाता है, ये बात ध्यान रखना बहुत अच्छे से। और हम जिस ऑब्जेक्ट के बारे में वहाँ पर डिटेल्स इंक्लूड कर रहे हैं उसको हम वहाँ पर मार्क करते हुए चलेंगे, सो दैट हमारी ड्राइंग्स ऑब्जेक्ट को हम इजीली वहाँ पर रीड कर लें। तो ये इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम जो रेफरेंस लाइन दे रहे हैं उनको हम थोड़ा सा डार्क करेंगे, क्योंकि वहाँ पर फोटोशॉप वगैरह में काम करते हैं तो वहाँ पर सारे ऑब्जेक्ट की डिटेल्स को मेंशन करा जाता है। तो हम इस डिटेल्स को भी इसी तरह परफेक्टली बनाएंगे ताकि ये ना लगे कि हमने अदर सॉफ्टवेयर में क्रिएट करा है। इतनी तो डिटेल्स हम इसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो सब में आप क्या करोगे, टेक्सटिंग करोगे, जैसे मैंने अभी करी है हर एक के पास।
अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है कि यहाँ तो हमने शो करा दिया 1 2 3 के साथ और मटेरियल के साथ, और हर एक चीज़ को हमने इंक्लूड भी कर दिया, लेकिन मटेरियल की डिटेल्स को कैसे देंगे? एक पॉइंट ये भी आता है। सर हाँ बोलिए बोलिए। सर अगर फॉर एग्जांपल इंटीरियर जो घर का है वो अगर चेंज है, तो फिर अपन मूड बोर्ड डिजाइन में मतलब अपन को खुद से 3D बना के फिर वो सब करके नहीं डालना होगा? क्योंकि जैसे आपने ये जो साइड, ये जो ऊपर नहीं टीवी वाला एग्जांपल है, इसके आसपास का एरिया अगर वैसा नहीं है तो? नहीं, आप बात समझे नहीं। हमने मूड बोर्ड जब डिज़ाइन करा था तो हमने एक बात बोली थी कि इंटीरियर मूड बोर्ड जब डिज़ाइन करा जाता है तो जो चीज़ें हम डिज़ाइन कर चुके हैं, एग्जांपल हमने एक क्लाइंट का एक बेडरूम डिज़ाइन करा, पहले उसका सबसे पहले उसका एक 3D डिज़ाइन करा जाता है। तो जो हम उसका 3D डिज़ाइन करेंगे उस 3D के बेसिस पे ही मूड बोर्ड को डिज़ाइन करेंगे, राइट? यस सर। हाँ। तो सर ये सारी इमेजेस 3D से नहीं लेनी पड़ेगी? आप 3D से कैसे ले सकते हो? अब एग्जांपल क्लाइंट ने चूज़ करा है कुछ और आप यहाँ पर दिखाओगे गूगल से डाउनलोड करा हुआ, तो कैसे पॉसिबल होगा? सर ये नहीं, वो मतलब मैं आसपास के इंटीरियर का बोल रही थी। अगर वो इंटीरियर सेम नहीं मैं है तो? एक आपको एक आइडिया देता हूँ। मैं आपको एक सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करता हूँ कि हम एक क्लाइंट का इंटीरियर डिज़ाइन करने से पहले सबसे पहले उसका एक 3D डिज़ाइन करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। वो प्रोजेक्ट हमारा डन हो गया, फाइनल हो गया, मीन्स हमारे पास ये मटेरियल और ऑब्जेक्ट फाइनल हो गए। तो आप किस में से मूड बोर्ड बनाओगे, गूगल से या इन ऑब्जेक्ट से? सर वो तो समझ गए, बट जैसे ये अगर मूड बोर्ड बनाया और ये जो जैसे ये बेडरूम के पीछे ये सब ये वॉलपेपर वो सब है, अगर वो नहीं है तो? नहीं, अब वो नहीं है तो आप उसको छोड़ दीजिए, लेकिन वो सारी चीज़ें ओके। हाँ डिसाइड करने के बाद ही वहाँ देंगे, अलग से नहीं दे सकते। मतलब अच्छा ओके, ठीक है, थैंक यू सर। मतलब कि ज़बरदस्ती की चीज़ें नहीं देनी है, जो डन हो गया फाइनल हो गया है उसको करना है। अब वो चीज़ हमारी आगे डिसाइड करी जा रही है, वॉल डेकोर करनी है, क्या देना है, फ्लूटेड पैनल देने हैं, लूवर्स देने हैं, गिलास देना है, लेमिनेट देना है, डेकोर आइटम देने हैं,